अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ फिज़िक्स एमडी कैट टेस्ट नंबर 1। सो इसके हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे एंड अबाउट थोड़े से ही क्वेश्चन किए थे, लेकिन मैंने कहा क्योंकि बाद में इशू हो सकता है तो इस वजह से मैंने जो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। चलें अब दोबारा जितने रह गए उनको करते हैं, और अगर ज़्यादा लेंथी हो रहा होगा तो इसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन में भी क्लिक कर दें ताकि न्यू से न्यू आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट मी ओपन दैट। और किधर गया पीडीएफ, किधर गया भाई पीडीएफ? लास्ट में पड़ा हुआ है। चलें अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगो रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन मींस सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन। ज़रा मैं यहाँ पे यूज कर लूँ, दैट्स अ रेक्टिलिनियर मोशन with acceleration a, ठीक है। the variation of a with time is shown figure, ठीक है। and maximum velocity attained by the particle during this motion। so maximum velocity उसने कितना अटेन किया, अब ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जितना में सिंपल दिख रहा है उतना है भी नहीं, एंड हमने इसको अब करना है। अच्छा, अब करना क्या है कि देखिए सिंपल सी बात है कि आपको पता है a और t जब ये दोनों मल्टीप्लाई हों तो हम क्या ले रहे होंगे, ये कब मल्टीप्लाई होंगे? जब हम इस ग्राफ का एरिया ले रहे होंगे, इसका हम एरिया ले रहे होंगे, तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेना है हमें मैक्सिमम वेलोसिटी लेनी है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो इसमें यहाँ पे अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें आंसर तो ये आता है बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे जो मतलब आप ये कह सकते हैं चेंजिंग। वो क्या कि हमने जो वेलोसिटी लेनी है ना वो एवरेज लेनी है। अभी आप कहेंगे ये पॉइंट मेंशन तो नहीं है, बिल्कुल मेंशन नहीं है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी ली जाती है, एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं होती। हमेशा याद रखिएगा जो डिसलोरेशन मोशन होती है ना वो कभी भी इस तरह, यानी आप ये कह लें कि हम उसका फुल, यानी आप ये कह लें कि एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं ले सकते, एवरेज लेते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट भी बन सकता है, वो ये कि उसने जो कुछ रेक्टिलिनियर मोशन किया था उसकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी और देन ये वेलोसिटी। हमने क्या करना है, क्योंकि ये तो अब जो रिजल्ट है ना ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी है, हम क्या करेंगे इन दोनों वेलोसिटी का ना ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास जो आंसर है। अब क्योंकि वो वेलोसिटी का हमें नहीं पता, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब उसका जो वी आई है वो 0 है, ठीक है। और वी एफ हमें पता चल गया, दैट इज़ हमारे पास आ गया 110। हम जब ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। अब मिसाइल इज फायर फॉर द मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इफ जी, सिंपल सा फार्मूला है वी स्क्वायर। अब देखिए मैक्सिमम रेंज तो साइन तो 2 थीटा वो आप यूज़ नहीं करेंगे, बस आप ये वाला फार्मूला लगाएं, वैल्यू लगाएं, आंसर आ जाएगा आपको, बस सिंपल, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी लाइक 40 मीटर, ठीक है। आपने साइन 2 थीटा नहीं यूज़ करना क्योंकि उसने मैक्सिमम रेंज कह दिया। अब बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। बॉल नीचे आई 40 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। अज्यूम दैट इज नो रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बी, स्पीड बी 3 सेकंड लेटर। 3 सेकंड के बाद कितना वो होगा, इसके लिए क्या करना है, वी आई क्या था भाई, वी आई 0 था, वी टी कितना था, वी एफ आप कह लें, ठीक है, वो कितना था। अब आपने मतलब वो एफ उसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी, वी आई कितना था 0। फार्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है कि भाई अगर आपके पास वी आई 0 हो तो वो क्या करता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है एस इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, ये बन जाती है क्योंकि वी आई टी वाला वो फैक्टर 0 हो जाता है। आप इसमें सिंपल वैल्यू पुट करें 1/2, जी कितना है 9.8, और टाइम उसने 3 सेकंड का हुआ है तो हम इसको 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 4.8 हो जाएगा, 4 9 के साथ 36। तो टू लाइक अब देखते हैं क्या ऑप्शन बनता है आपके पास। तो अब इसमें क्या आपके पास आंसर बनता है, ठीक है। तो 36 इज़ राउंड अबाउट 40, ठीक है। सो वी कैन सी 40 या 50 जब आप इसको एग्जैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो दैट वुड बी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसने वो भी हमें बताई हुई है बिल्कुल, क्लिफ ऑन द वॉल स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, एंड assume that there is no resistance, what will be the 3 second later, what will speed, जैसे v फाइंड करना है। तो एक v उसने दिया हुआ है, एक v फाइंड करना है, और हाइट भी नहीं बताई हुई इसने। आई थिंक सो यही फार्मूला लगेगा, लेकिन मैं इसको दोबारा भी चेक कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताया था, चलें कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का रेट किसके इक्वल होता है? तो इस तरह एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अपने ध्यान से करना है। दैट इज इक्वल टू वेट या इज इक्वल टू फोर्स। तो ये फोर्स के इक्वल भी होता है, ये भी याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रेट ये ना हो सिंपल आप उसको कर दें, डेल्टा पी जो है वो एम्पल्स के इक्वल ज़रूर है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, एक्सेलरेशन वैल्यू
एक्सेलरेशन फाइंड करना। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या है, डी/टी, ठीक है। तो डी/टी आपको कैसे यहाँ पे होगा, तो इसमें अगर हम सिंपली डी क्या 10 और ये आपके पास, ये आप इसका स्लोप ले लें तो ये आपके पास क्या 2, ठीक है। तो 2 आप जब 10 ये से डिवाइड करेंगे तो आपके पास का जो आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, मुझे अभी माइंड नहीं, वो क्या, देखें ज़रा यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे क्या लग रहा है कि v इज़ कॉन्स्टेंट। अगर v कॉन्स्टेंट है तो भाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ऑप्शन डी ऑप्शन है। जब जीरो ऑप्शन गिवन हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गड़बड़ ज़रूर है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा लास्ट में चलते हैं, मैं कर करके थक गया हूँ, ज़रा थोड़ा सा एंड से स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे पास 60 क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी टाइम काफ़ी लगने वाला है। मैं कोशिश करूँगा इसमें हम जल्द से जल्द पूरा करें। लॉस्ट टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी इज शोन फिगर, इट इम्प्लाइज दैट पॉइंट बी जो है उस पॉइंट बी पे क्या है आपके पास, देखें यहाँ पे v बढ़ रहा था, फिर ये नीचे और अब दोबारा ऊपर। अब सर यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि भाई ये एक चीज़ आपके पास बढ़ रही थी या आप ये कह लें कांस्टेंट थी, फिर वो नीचे की चलेगी, मतलब क्या कि कोई ऐसी फोर्स आई है जिसने उसको कम कर दिया है। अब क्या यहाँ पे फोर्स जीरो है, नहीं, फोर्स जीरो से उसको फ़र्क ना पड़ता, फोर्स अब हाँ ये हो सकता है कि कोई ना कोई फोर्स आई थी, इसने उसको अपोज किया, देयर इज फोर्स टुवर्ड द मोशन। अगर टुवर्ड द मोशन हो तो वो तो उसको और ऊपर लेके जाएगा, जिस तरह इस इधर लेके जा रहा है। देयर इज ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होती तो इसको भी लेके जाती, वो सिर्फ इस जगह क्यों लेके गई भाई, दुश्मनी है क्या इसके साथ। उसके बाद व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम इक्वल, तो वो होता है आपके पास tan इनवर्स 1/4, ठीक है। और tan इनवर्स 1/4 होता है, ये आप ये कह लें कि सिंपल 4 होता है, बल्कि 1/4 नहीं होगा, वो जब आप करेंगे तो इट विल बी लाइक, अब करना क्या है, आपने h को और r को इक्वल रखना है, इन दोनों के फार्मूले यूज़ कर लेने और उससे जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और उसमें आपने जो ये वैल्यूज़ हैं वो तो कट जाएंगी, जो v² वाला है, g वाला, वो तो वैल्यूज़ कट जाएंगी, बाकी जो एंगल्स के रह जाएंगे वो आपने कंसिडर। अ मैन एट रेस्ट middle of the pond on the perfectly smooth ice, he can get himself to the shore by making use of Newton। तो न्यूटन का कौन सा लॉ जो है वो अप्लाई करके अपने आप को साइड पे लेके जा सकते हैं, तो वो थर्ड लॉ, बिकॉज यहाँ पे वो एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके जो है अपने आप को मतलब बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 stony and we are thrown an angle of थीटा, एक थीटा, दूसरा जो है 90 माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, साइन थीटा यूज़ होता है, तो साइन 0, पहले का तो 0 हो गया, दूसरे का देखते हैं द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर रेशियो देखा जाए तो एक का तो tan 0 हो जाएगा, दूसरे का अगर हम सॉल्व करें बिल्कुल एक का tan 0 पता चल गया ना पहले वाले का। अब क्योंकि हमने पहले इसको देखना है, हम यहाँ पे एंगल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल के लिए, डायरेक्शन के लिए आप क्या फाइंड करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, tan यूज़ करते हैं। तो एक का तो आपको पता चल गया, वो एक इसी में है, तो दूसरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब बॉल इज थ्रोन एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देन पाथ ऑफ द बॉल इज पैराबोला एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम। अब जरा आप स्टेटमेंट्स को रीड करें और देखिए कौन सा स्टेटमेंट जो बेस्ट ऑप्शन है। पाथ ऑफ बॉल इज स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता, आप इस तरह कोई बॉल को मूव करें तो 45 के डिग्री पे वो पैराबोला की फॉर्म में मूव करेगा। 1 और सी को देखते हैं, ए और सी को। द पाथ ऑफ द बॉल इज पैराबोला, हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम मिनिमम। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मिनिमम कैसे हो सकती है, जब आप किसी चीज़ को 45 एंगल पे भेज रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है। आपको फार्मूला पता है ना, 45 पे जो है अगर कोई बंदा छक्का मारे तो वो बाउंड्री के बाहर जाके पड़ेगा, तो ये इसमें आ गया। उसके बाद एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी v, इट ड्रॉप्स द पैकेट फ्रॉम द हाइट h, द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड विल बी। अब इसमें अगर देखा जाए तो क्या फार्मूला आप यूज़ करेंगे, इसमें आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, आपको पता है ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें ये वाला आप फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और बल्कि ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग करने वाले हैं। अब इसमें क्योंकि हमसे टाइम टेकन पूछा हुआ है, आपने हाइट और टाइम टेकन का फार्मूला पढ़ा होगा। टाइम टेकन में बस फ़र्क क्या है कि उसका जो यहाँ पे 2v आता है ना, 2vi साइन थीटा और जी, जब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ना तो इसमें जब 2, क्योंकि जब आप इसको टाइम और फ्लाइट को हाइट के को ले रहे होंगे, हाइट आपके पास प्रेजेंट है, तो ये जो इसका 2 है ये निकल जाता है, ये मतलब उसमें वो कट जाता है, और बाकी आपके पास साइन थीटा और ये वाली वैल्यूज़ रह जाती हैं। अब क्योंकि एंगल को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे, सो वी विल कंसीडर, यू कैन से दैट हाइट एंड ग्रेविटी। अब इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v दी हुई है, ठीक है, और हाइट h दी हुई है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन
करेक्टली तो यूज़ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ हुआ, इस क्वेश्चन को डाउट पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट वन, a racing car traveling with a constant acceleration increases speed from 10 मीटर पर सेकंड to 50 मीटर पर सेकंड over distance of 60 मीटर। तो ये आपका स्पीड है, चेंज इन स्पीड, दैट इज ये। आओ अब देखिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, S = VT होता है ना, ठीक है, तो T इधर रहने दें, S/V डिवाइड कर दें, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। A baseball is thrown vertically into the air. The acceleration of the ball is at highest point. हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकली ऊपर भेजा, हाईएस्ट पॉइंट पे उसका क्या होगा, 0। आपको पता है Vy हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाता है। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन पैरेलल टू द बॉडी टू द वेलोसिटी इज वर्टिकल। अब इसमें से आप देखिए कौन सा कंजप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन बनता है। एक्सेलरेशन जो है वर्टिकल होता है, व्हाइल वेलोसिटी कैन बी इन एनी डायरेक्शन, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। एक्सेलरेशन वर्टिकल होता है, ऊपर की तरफ होता है, बिकॉज एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 होता है, बिकॉज Vx जो है वो कांस्टेंट है। इन स्ट्रेट लाइन मोशन द बॉडी, या जिसमें क्या चीज़ होती है स्ट्रेट लाइन मोशन में आपने बताना है, तो उसमें जो पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है, यानी अगर एक बॉडी इस तरफ जा रही है तो अब जो उसमें एक्सेलरेशन जो है उसकी या तो पैरेलल होगी या जो है उसके अगेंस्ट भी हो सकती है, ठीक है। इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल देन इट्स रेंज विल बी डबल। नहीं, डबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि Vi स्केयर है, Vi स्केयर है इसके रेंज के फार्मूले में, इट्स रेंज विल बी क्वाड्रपल। हाँ, ये ऑप्शन ठीक बनता है, ठीक है। When the average velocity of moving body is equal to instantaneous velocity, then it's moving with uniform velocity. अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो उसमें भी ध्यान रखना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर द सेम डायरेक्शन व्हेन वेलोसिटी ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग। तो इसमें जो आप हमेशा याद रखना है, जब भी किसी कार या किसी गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। लेकिन अगर डिक्रीज कर रही हो तो वेलोसिटी जो है उसकी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होगी। वेलोसिटी जो है वो एक साइड पे होगी और एक्सेलरेशन बिल्कुल उसके उल्टा हो जाएगी। अब नीचे पढ़ के आए ना कि एक्सेलरेशन जो है वो पैरेलल भी होती है, एंटी पैरेलल भी होती है स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर 4 सेकंड? द वेरिएशन ऑफ 4 सेकंड ऑफ द बॉडी विद द टाइम पर चेंज इन मोमेंटम, यानी आपको पता है F × del क्या होता है, इम्पल्स, लेकिन वही चीज़ जो है वो मोमेंटम के इक्वल भी है। हमने F × t में फाइंड करना है। अब F × t कैसे आएगा, आप इसका एरिया लेंगे, तो एरिया कैसे लेंगे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो 1/2 × 20/20 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे 2 है 2, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 4, तो वो आपने लेना है, वो भी 2 है, तो दोनों का आंसर इकट्ठा आएगा 2 10, तो 20 दोनों 40, तो ऑप्शन बी जो है आपके पास वो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट देन इट्स एवरेज वेलोसिटी 0 बट नॉट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज 0 बट नॉट एवरेज वेलोसिटी, बोथ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी जीरोस। तो इसमें ज़रा देखें, एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 होती है, एवरेज स्पीड 0 नहीं होती, बिकॉज वो कांस्टेंट हो जाती है, तो उस वजह से जो है वो वेलोसिटी 0 हो जाती है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज गिवन बाय एरिया अंडर, अब देखिए डिस्टेंस ट्रैवल आपको कैसे आएगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। आप देखिए अगर एरिया की बात है मतलब V × t कैसे मिलता है आपको, नहीं मिलता, आपको डिवाइड करना है। एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या आपको dt से डिस्टेंस मिलता है, नहीं। क्या आपको स्लोप ऑफ VT मतलब V/T, आपको बताया कि जब इस स्लोप की बात आ जाए तो आपने x को डिवाइड कर देना है, y एक्सिस को x एक्सिस पे डिवाइड कर देना है। तो अब इसमें जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन बनेगा दैट वुड बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज गिवन बाय एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ 9.6 वेलोसिटी एट 30 मीटर पर सेकंड विद एक्स टाइम टेकन रीजन टू हाईएस्ट पॉइंट, तो इसके लिए सिंपल आप फार्मूला वही यूज़ कर लें 1/2 GT², ठीक है। और टाइम भी आपको यहाँ पे टाइम बल्कि नहीं दिया हुआ, टाइम आपने फाइंड करना है, हाइट आपको दी हुई है और वेलोसिटी एंगल भी नहीं गिवन, तो इसके लिए आप सिंपल जो हाईएस्ट वो वाला फार्मूला यूज़ कर लें, VI sin 2θ, ठीक है, VI² sin² θ, हाइट वाला फार्मूला ओवर 2G। आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। A train take 1 hour to go from one station to other. It travels a speed of 30 km/h for the first half hour and 50 km/h for the next half hour. The average speed of the train is. तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा रिपीट भी होते हैं। अब देखिए एवरेज स्पीड आपको क्या होती है, आप खुद सोच सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरे एक सब्जेक्ट में आए 5, एक में आए 3, अब मैं कहता हूँ मुझे मेरे एवरेज मार्क्स बताओ,
तो आप कहोगे डेफिनेटली इनके दरमियान होगा यानी 4। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए, हमें टाइम से अगर कंसर्न ना भी करें, देखें 30 है और 50, तो डेफिनेटली जो सेंटर वाला होगा वो इसके दरमियान होगा। आप सॉल्व करना चाहे तो कर लें, अदरवाइज मैं आपको सिंपली यही सिंपल आइडिया देता हूँ, इसका आंसर 40 हो जाएगा। ठीक है। Two projectiles are fired at different angles with the same magnitude of velocity such that they have the same range. At what angle they might have been projected? तो जो जिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 आ जाए वो आपके पास जो है वो आप कह लें कि इनकी रेंज सेम होती है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कि जब हम इनको इकट्ठा करते हैं 90 आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। A 7 kg bowling ball experience a net force of 5 Newton. What will be the acceleration? अब देखिए मैथ्स आ गया, ऐसे क्वेश्चन में परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप डाटा देखें और सॉल्व करें। मैथ्स जो है उसका 7 kg नेट फोर्स F आ गया। अब देखें ये तो सिंपल फार्मूला F = ma, बस सॉल्व करें। 2 balls projected 30 and 60 degree। अब इनिशियल वेलोसिटी द रेशियो देयर मैक्सिमम हाइट्स, अब उनकी हाइट कितनी होगी? अब डेफिनेटली आपको पता है कि उनकी रेंज सेम होगी। ठीक है। तो आप जब इनकी रेशो ले होंगे ना, उसकी क्या कहते हैं, रेंज सेम होगी। आपको पता है R = 4h। तो ये इसका आपने इसको सॉल्व करना है या ज़्यादा कोशिश करें, वैल्यूज़ पुट करके देखें। तो पहले 30 डिग्री पुट करें हाइट की वैल्यू में, फिर हाइट के फार्मूले में, फिर 16 को जब सॉल्व करेंगे देन आप रेशो ले लें, तो इट विल बी लाइक 1:3। ठीक है। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, यानी डिस्टेंस जो है स्क्वायर ऑफ टाइम द बॉडी इज मूविंग विद। अब यहाँ पे ये आप इस चीज़ को बताएं कि वो किस मोशन से मूव कर रहा है। सो दैट्स वी कैन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अ क्रिकेट बॉल is hit so that it travels straight up in the air and requires 3 seconds to reach the maximum point. Initial velocity will be, initial velocity कितनी होगी कि 3 सेकंड इसको लगते हैं जहाँ पे उसकी velocity 0 होती है। तो देन इनिशियल velocity के बारे में बताएं। अब मैक्सिमम हाइट आप यहाँ पे उन्होंने हाइट भी मेंशन नहीं की हुई, तो इसको अगर देखा जाए इसके लिए भी आप वही वाला फॉर्मूला यूज़ करें, S = 1/2 GT²। ठीक है। G 9.8 और T² कितना है 9, तो ये आपके पास 4.8 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इस 9 से, तो तकरीबन ये 49 आपको पता है 49 आपके बन जाएगा 36। ठीक है। एंड देन थोड़ा सा जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, 4.8 है तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दैट्स अराउंड अबाउट 29। सॉल्व करेंगे इजीली हो जाएगा, बस मेन सॉल्व में आपको इसको मतलब चेंज आ सकता है। If a body is thrown horizontally from the top of tower 5 meters high, it touches the ground at a distance of 50 meters from the foot of tower. The initial velocity of the body is, VI फाइंड करना है अपने इसमें। ऐसा आपको बताया हुआ है। अब S किस तरह आएगा यहाँ पे, S = VIT + 1/2 GT²। अब यहाँ पे जो मेन नोटिंग पॉइंट है ना, S का क्या करना है, आपने इसमें से जो नीचे डिस्टेंस है ना वो माइनस कर लेना है कि 10 में से 5 डिस्टेंस माइनस करके यहाँ पे एस पुट करना है और बाकी वैल्यूज़ आपके पास टाइम आ जाएगा। ठीक है। और साथ में आपके पास ये भी मिल जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इट वुड बी लाइक 10 मीटर/सेकेंड। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा जो कल से जो नेक्स्ट हमारा होगा उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो उनको हम सॉल्व कर लें, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और मुझे मेरे लिए फिर मसला होता है। अब देखिए, इफ़ R max देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब आपको होता है R मैक्सिमम होता है 45। जब आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तकरीबन 15 के करीब आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ। ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करें, एंगल पुट करें, R max का यहाँ पे फार्मूला पुट करें, VI²/2G ये पुट करें, और सॉरी 2G नहीं आएगा, सिंपल G आएगा। ये पुट करें और सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सिंपली इस तरह भी करना चाहें वो भी ठीक है। अब बॉडी इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर/सेकेंड, मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विल हिट द ग्राउंड ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट आपने फाइंड करना है, फार्मूला पुट करें, आंसर आ जाएगा। विच द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस ऑफ इनलास्टिक कोलिजन। तो इनलास्टिक कोलिजन के लिए जो कौन सा बेस्ट रहेगा आपके पास, तो इनलास्टिक कोलिजन के हवाले से अगर देखा जाए तो जो बेस्ट ऑप्शन वुड बी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट। इनलास्टिक है ना तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी आप जो है वो बेस्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है। सो उसके बाद if a car covers 2/5 of the total distance with V1 and 3/5 of the distance with V2, then the average speed, आपने V1 V2 कर देना है और जब उनको ऐड करेंगे तो आपके पास सिंपली ये आ जाएगा। अब इसको मतलब वो करें 2 और 5 V1 + 3 और 5 V2,
जब इनका करेंगे 5 सेम आएगा और ये 2 3 एंड नीचे चले जाएंगे, ठीक है। एन एयरक्राफ्ट इज मूविंग वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड, देन इट विल still move with the same velocity, it will explode, it will fall down instantaneously, it will lose its velocity gradually. तो कौन सा ऑप्शन आप समझते हैं बेस्ट है? इट्स स्टिल मूव विद द सेम वेलोसिटी, कि उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी फोर्सेस जीरो हो रही हैं, तो वह इस बात के मुताबिक है कि कोई फोर्स ही नहीं लग रही इस पर। A force of 10 Newton acts on the body of mass 20 kg for 10 seconds. The change in its momentum will be, सिंपल सा क्वेश्चन है कि F और M और T, तो F और T आपको गिवन है तो चेंज मोमेंटम आपके पास आ जाएगा 10 10 100। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, आप 10 kg बॉडी कोलाइड विद स्टेशनरी 5 kg एंड आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर। अब अगर स्टिक टुगेदर आ जाए ना तो इसमें मूव्स, अब देखें आप जब ऐसा कंडीशन आ जाए इसमें स्टिक टुगेदर आ जाए और दूसरा इसके अलावा मूव विद सेम वेलोसिटी, तो उसमें क्या होता है कि V2 जो V1 और V2 जो फाइनल वेलोसिटीज़ होती हैं ना दोनों की, वो दोनों एक के इक्वल हो जाएंगी, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएंगी। तो ये आपने इनको इक्वल ले लेना है, बस उनका जो मैस होगा वो डिवाइड हो जाएगा नीचे आगे। एट विच पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल काइनेटिक एनर्जी इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कौन सा पॉइंट होता है जिसमें कम्प्लीटली कन्वर्ट होता है? तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और यहाँ पे हाफ हो जाती है, तो ये आपने याद रखना, टोटली कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा ना नेक्स्ट को हमारे पास वो वेव्स वाला रह गया है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसको अपलोड कर दूं, लेकिन क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी, इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू यू कैन से दैट कवर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे और कल तक तकरीबन आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन इशू यही है कि लेक्चर अपलोड करना बहुत मुश्किल होता है। मैं कोशिश मेरी बहुत होती है कि मैं अपलोड करूँ, सब कुछ करूँ, बट मेरे लिए बहुत इंपॉसिबल हो जाता है। तो ये आपको मिल जाएगा PDF फॉर्म में और ये सारे आपको पेपर्स मिल जाएंगे। बाकी हम FLPs के लिए इंशाल्लाह जितना भी टाइम लगेगा लगाएंगे, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो अच्छा चलें, फिर ये है कि कल ना एक FLP अटैम्प्ट कर लेते हैं, कल एक FLP टेस्ट रख लेते हैं और ये मैं अनाउंस कर देता हूँ पहले। चलिए।